नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की और उस एग्जाम में मान लीजिए इंग्लिश आपका सिलेबस है और इंग्लिश में बहुत ट्राई करने के बाद भी आप लोगों का स्कोर नहीं बन पा रहा है, आप लोग एक लो स्कोर पे अटके हुए हैं, तो आप एक सही वीडियो में आए हैं। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि क्यों आप लोग लाख कोशिश करने के बाद भी अपना इंग्लिश में स्कोर नहीं बढ़ा पा रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। दोस्तों, कुछ गलतियां हैं जो हम अक्सर एग्जाम में करते हैं, लेकिन कोई बताने वाला जब नहीं होता है या फिर कोई पिन पॉइंट करता नहीं है हमारी उन गलतियों पे, तो हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो दोस्तों, आज उन्हीं छोटी छोटी गलतियों के बारे में बताऊंगा जिन पे आप ध्यान देके फोकस करके अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। दोस्तों, देखते हैं ऐसी पहली कौन सी गलती है जो हम करते हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान। तो दोस्तों, पहली है फोकस ऑन ग्रामर। दोस्तों, एक्चुअल में ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मान लीजिए आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है, किसी लैंग्वेज पे कमांड करनी है, उसको बोलना है, समझना है या लिखना है, तो ग्रामर ही सबसे पहली उसकी बेसिक फाउंडेशन होती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको लैंग्वेज सीखना और लैंग्वेज को सीख कर मतलब पर्याप्त मात्रा में सीख कर उसको एग्ज़ाम में काम में लाना बहुत अंतर होता है। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को किसी लैंग्वेज पे ग्रामर पे पीएचडी नहीं करनी है, आप लोगों को बस अपना एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं, शायद आप लोगों ने इस चीज़ पे ध्यान दिया हो या ना दिया हो, लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ है आपको बताने का कि आप लोगों ने देखा होगा आज की डेट में जो एग्ज़ाम्स हो गए हैं, चाहे वो बैंकिंग के हों, चाहे वो एसएससी के हों या फिर एफकेट, एनडीए, सीडीएस, मतलब जो भी एग्ज़ाम आप टारगेट कर रहे हो, वो सभी एग्ज़ाम में ग्रामर का पोर्शन डे बाई डे कम होता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बैंकिंग में तो उसको इतना कम ले आए हैं कि 10 से 12% मुश्किल से ग्रामर के कोई पोर्शन से सिंटेक्स एरर वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वरना सारा जो फोकस किया जाता है वो रीडिंग सेक्शन पे किया जाता है। तो इसीलिए दोस्तों, आप लोग क्या करते हैं, इंग्लिश के नाम पे ग्रामर के रूल्स रटने बैठ जाते हैं और उन्हीं को रिवाइज करते रहते हैं और आप सोचते हैं इन्हीं ग्रामर के रूल्स को रटने से आपका स्कोर बढ़ जाएगा और आप इंग्लिश में एक्सेल कर जाओगे। लेकिन दोस्तों, आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं केवल ग्रामर पे फोकस करके। आप लोग देखिएगा कि एसएससी में भी 30% 35% ही आपका ग्रामर पूछा जाता है, वो भी मैं आपका मेंस का बता रहा हूँ जिसमें नरेशन होता है या फिर आपका पैसिव एक्टिव जो वॉइस होते हैं वो होता है, उसको मिला के आपका 35% होता है। वरना सारा का सारा आपका किस पे फोकस्ड होता है, आपका वोकैब बेस्ड होता है, आपका रीडिंग बेस्ड होता है। समझ रहे हैं दोस्तों? दोस्तों, अगली जो गलती हम करते हैं वो करते हैं लैक ऑफ रीडिंग। मतलब हम रीड नहीं करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी न्यूज़पेपर को। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर मान लीजिए कोई भी भाषा, ये तो इंग्लिश के बारे में बात कर रहा हूं, चाहे आप जापानीज़ सीखना चाहते हो, चाहे आप कोरियन सीखना चाहते हो या और कोई भी भाषा सीखना चाहते हो, तो उसे सीखने के लिए आपको उसके साहित्य की या फिर उससे रिलेटेड किसी मटेरियल को पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी आप उससे चिर परिचित हो पाएंगे। उसकी मूलभूत क्या संरचनाएं हैं उसके सेंटेंसेस की, या फिर वो क्या डिमांड करता है वो लैंग्वेज जो है। तो दोस्तों, कई लोग आप लोगों में से ऐसे होते हैं कि अगर उनको रीडिंग का बोल दें तो हृदयाघात की समस्या उनको होने लग जाती है। लेकिन दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, रीडिंग आप चाहें तो शुरुआती दौर में कैसी भी कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई कॉमिक्स पढ़ सकते हैं इंग्लिश में, कोई चंपक नंदन टाइप की जो बुक्स आती हैं इंग्लिश में भी आती हैं, तो आप इस तरह की कोई किताब पढ़ सकते हैं कार्टून टाइप की। या फिर आप चाहें तो धीरे धीरे आप किसी नोवेल पे स्विच कर सकते हैं जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग कोई जॉनर का हो, मतलब कोई विधा हो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, चाहे वो हिस्टोरिकल हो या रोमांटिक हो, थ्रिलर हो, क्रिमिनल हो, कैसा भी हो, आप उसको पढ़ सकते हैं। उससे आपकी इंग्लिश ही इंप्रूव होगी। वैसे दोस्तों, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आपका जो भी लेवल है उसके अकॉर्डिंग, तो आप बहुत ज़्यादा जल्दी सीखेंगे इंग्लिश को। क्योंकि न्यूज़पेपर से आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपको करंट जो भी अफेयर्स चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी होगी, और साथ ही साथ आपके जो एग्ज़ाम्स जो बनाने वाला जो आपका एग्ज़ामिनर है या फिर जो एग्ज़ाम बना रहा है, वो भी कहीं ना कहीं रेफरेंस लेगा किसी भी कंटेम्प्रेरी इशू का जो कि आपके न्यूज़पेपर में पहले से ही कवर होगा। तो दोस्तों, इससे आपकी वोकैब इंप्रूव होगी, आपकी रीडिंग इंप्रूव होगी। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को ग्रामर बिल्कुल छोड़ देनी है, लेकिन आपको ग्रामर पढ़नी है, लेकिन उसको उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है, उसको उसी पायदान पर रखना है जितना कि उसका वेटेज है एग्जाम में। समझ रहे हैं दोस्तों? दोस्तों, अगली गलती जो हम करते हैं वो है वंस इन अ ब्लू मून प्रैक्टिस। दोस्तों, एक्चुअल में हम क्या करते हैं कि इंग्लिश को हम बिल्कुल साइड किक दे देते हैं या फिर उसको बिल्कुल सेकेंडरी एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। तो उससे क्या होता है, आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, निरंतरता नहीं रह पाती है आप लोगों की तैयारी में। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग क्या है, एक टच छूटता जाता है आपका लैंग्वेज से, आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं और इसीलिए एग्जाम में जाके आप लोगों के मार्क्स जितने हैं उतने ही रहते हैं, मतलब लो रहते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों? वैसे दोस्तों, मुझे याद आया, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार या रेयरली। दोस्तों, एक्चुअल में ये एक ईडियम होता है। ईडियम की मेरी एक सीरीज भी चल रही है शॉर्ट्स में,
वो डेली मैं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट अपलोड करता हूँ, तो डे वाइज वो सीरीज़ आप देखिए उसके ओरिजिन के साथ। जैसे वंस इन अ ब्लू मून है, इसका जो ओरिजिन हुआ वो इस तरह से हुआ। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब है जो फुल मून होता है, मतलब जो पूर्णिमा का चांद होता है, वो महीने में एक बार ही होता है। और अगर मान लीजिए वो दूसरी बार होता है, मतलब एक महीने में 2 बार अगर पूर्णिमा का चांद निकलता है तो वो बड़ा ही रेयर होता है। तो उसी दूसरे निकले हुए फुल मून या फिर पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून बोला जाता है। इसीलिए तब से ये आया। ऐसी कोई चीज़ जो रेयरली घटे या कभी कभार हो, उसको बोला जाता है वंस इन अ ब्लू मून। तो दोस्तों इस तरह से मैं आपकी ईडियम्स कवर कराऊंगा आप लोगों को इंटरेस्टिंग ओरिजिन के साथ में, तो आप जाके चेक जरूर कर लीजिएगा। अगली जो गलती हम लोग कर लेते हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान, वो होती है मल्टीपल सोर्सेज। दोस्तों अब वो चाहे इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, या फिर आपकी कोई भी जीके की बुक हो, मतलब कोई सा भी सब्जेक्ट आप लोग फोकस कर रहे हो, उसको टारगेट कर रहे हो, तो आप लोगों को मिनिमम से मिनिमम अपने सोर्सेज हैं उनको रखना चाहिए। चाहे आप एक बुक रखिए या एक कोई ऑनलाइन सोर्स रखिए। लेकिन कई बार बच्चे क्या करते हैं कि ग्रामर एसपी बख्शी से भी पढ़ ली, मिरर ऑफ कॉमन एरर से भी पढ़ ली, रेनिन मार्टिन से भी पढ़ने लग गए। एक तो दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो रेनिन मार्टिन को बिल्कुल उठा के रख दो अपने अलमारी के अंदर, क्योंकि रेनिन मार्टिन से आज तक मैंने किसी की भी ग्रामर अच्छी होती नहीं देखी है। वो स्कूल के लिए बहुत अच्छी थी, अगर आप बेसिक से पढ़ते, आपके टीचर पढ़ाते, उसके लिए बहुत टाइम चाहिए था। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों को स्मार्टली प्रिपेयर करना है, प्रिपरेशन करनी है एग्जाम के लिए, तो आप लोग प्लीज़ मेरी इस दरख्वास्त को माने कि आप उस रेनिन मार्टिन को अलग उठा के रख दीजिए और आप जब आपके बच्चे हों तब उनको पढ़ाइएगा शुरू से, ताकि उनको इस दिक्कत का सामना ना करना पड़े जो आप कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अभी आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, आपको और भी सब्जेक्ट पर फोकस करना पड़ता है। तो इसीलिए कोई भी ऐसी बुक जो आपके लिए सूटेबल हो, अगर आप कमेंट में पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा ऐसी कौन सी बुक है जिससे आपको ग्रामर टारगेट करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आप किसी कोचिंग जाते हैं या फिर आपका कोई बड़ा भाई या फिर कोई भी आपका जानकार जो ट्रस्टवर्दी हो तैयारी कर रहा है, तो उससे पूछकर आप कोई भी अच्छी सी बुक ले सकते हैं और एक पे फोकस करके मल्टीपल रिवीजन करें। समझ गए दोस्तों? दोस्तों अगली जो गलती हम लोग कर देते हैं वो करते हैं नो प्रैक्टिस अंडर टाइम। तो अगर मान लीजिए आप लोगों ने ऊपर वाले सारे पॉइंट कवर कर रखे हो, आपने बोला मैंने तो ये सब कुछ कर रखा है लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, तो दोस्तों एक्चुअल में आप लोग उस एनवायरनमेंट के लिए जो एग्जाम हॉल में जाके आप फेस करेंगे उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, आप केवल नॉलेज गेन कर रहे हैं। दोस्तों एग्जाम क्रैक करना केवल नॉलेज को गेन करने का टेस्ट नहीं है, ये है आपकी स्पीड और एक्यूरेसी का टेस्ट। एक कांस्टेंट टाइम में, फिक्स्ड टाइम में, कि मान लीजिए आपको 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटे में आपको वो टाइम निकाल के इतने सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो आपके अंदर नॉलेज कितनी भी हो लेकिन फिर भी आपको एक प्रेशर के अंदर आप किस तरह से एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं अपनी नॉलेज को, आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो आपसे यही डिमांड करते हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स बताए जो कि आप गलतियां कर सकते हैं अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान। लेकिन दोस्तों फिर से मैं आपको कहूँगा कि आप लोग सोचेंगे कि मैं ग्रामर पे फोकस करके अपनी इंग्लिश को जीत ले जाऊँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। आपको रीडिंग करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी और करनी ही पड़ेगी। अगर आपको स्कोर बहुत अच्छा चाहिए, आप अपने आसपास कुछ लोग देखते होंगे जो आप समझते होंगे काफ़ी लकी है, 1 महीने के अंदर इंग्लिश की तैयारी कर लेता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर इंग्लिश का आपके बेसिक्स हिले हुए हैं, आप सही से इंग्लिश आपने बचपन से पढ़ी नहीं है, तो आप ये समझिए आपको कम से कम 4 से 6 महीने का समय लगने वाला है, डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड एंड ग्रेस्पिंग पावर। कि आप कितने समय में उसको कर पाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी एक जनरल टाइम फ्रेम आपको बता रहा हूँ, 4 से 6 महीने के अंदर आपको इंग्लिश को देना पड़ेगा और डेडिकेटेडली देना पड़ेगा, तब जाके आप उस पर कमांड कर पाएंगे। आप आसपास के कोई एग्जांपल देखते होंगे कि उसने तुक्का लगाया और उसका सब सही हो रहा है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि उसकी स्कूलिंग कैसी थी, उसका बैकग्राउंड कैसा था, उसकी इंग्लिश पे पकड़ कैसी थी। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी की स्कूलिंग बहुत अच्छी हुई है, इंग्लिश पे पकड़ बहुत अच्छी है शुरू से, तो उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इंग्लिश के सेक्शन में, क्योंकि वो एक तुक्का मार के, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो उसने पहले पढ़ा हुआ है जिस पे उसकी पकड़ थी वो उसको रिकॉल होता जाएगा, और उसका जो तुक्का होगा वो एक तरह से प्रैक्टिकल अजम्पशन होगा किसी ठोस आधार पे, इसीलिए वो उसको सही कर पा रहा है। तो आप उसकी बराबरी करने की कोशिश मत करें, आप बेसिक्स पे जाएं, उसको मजबूत करें, और फिर जब आप मान लीजिए ये सारे पॉइंट्स कवर कर लेंगे तो आप फिर जाके उसी इंसान के लेवल पे पहुंच जाएंगे जो कि तुक्का मार के इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर रहा है। दोस्तों कमेंट भी कर दीजिएगा, आगे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको सेक्शन वाइज इंग्लिश की तैयारी करनी चाहिए। आपको केवल इंग्लिश को इंग्लिश के तौर पे ना लेके उसको एक 3 अलग अलग सेक्शन में बांट के पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा, अगर आप चाहते हैं मैं उस पर एक वीडियो बनाऊं तो मैं उस पर ज़रूर बनाऊंगा, बस आप एक कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों आप लोगों से मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।